हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कि प्रसार शिक्षण की विधियों का चयन या चुनाव हमें किस प्रकार से करना चाहिए, और हम पढ़ेंगे अभिप्रेरकों के प्रकार के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रसार शिक्षण कैसा होता है। प्रसार शिक्षण व्यवहारिक होता है, प्रसार शिक्षण सकारात्मक होता है। अगर प्रसार कार्यकर्ता हमें कोई भी चीज सिखा रहा है या किसी योजना के बारे में बता रहा है, अगर हमारे ऊपर उस योजना का इफेक्ट जो है वो नेगेटिव पड़ रहा है, तो वो प्रसार शिक्षण नहीं है। प्रसार शिक्षण सकारात्मक होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, और उसमें हमारे जो प्रसार शिक्षण है उसे सीखने में हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो क्या लेती हैं, भाग लेती हैं, और सबकी प्रतिधारण क्षमता अलग अलग होती है। धामा ने इसके बारे में बताया हुआ है कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी प्रतिधारण क्षमता कितनी कितनी होती है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्रसार शिक्षण विधियों का चयन या चुनाव हमें किस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें ये आता है आर्थिक स्थिति। प्रसार कार्यकर्ता को इस तरीके के मेथड का यूज करना चाहिए कि वो क्या हो, उसके पास जितना धन है, जितना बजट है, उसमें ही वो मेथड क्या हो, प्रयोग में आ जाए। तो इस तरीके का मेथड प्रयोग में लाना है कि उसके जो विधि यूज कर रहा है वो उसके बजट में हो। सेकंड इसमें ये है कि पूर्व अनुभव। हम जो नेक्स्ट प्लानिंग बना रहे हैं उससे जो पहले वाली प्लानिंग थी उसके आधार पर हमें अगली प्लानिंग या अगली योजना पर कार्य करना चाहिए कि हमने जो पहली योजना बनाई थी उसमें किस किस मेथड का हमने कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया था, और जो मेथड हमने प्रयोग में लाए थे या जो मेथड हमने यूज किए थे उससे हमें कितनी सफलता मिली, कहाँ पर हमारा नेगेटिव पॉइंट रहा, कहाँ पर हमारा पॉजिटिव पॉइंट रहा, और नेक्स्ट प्लानिंग जो हमें करनी है वो हमें अपने पुराने या पहले अनुभव के आधार पर ही करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है यातायात की सुविधाएं। प्रसार कार्यकर्ता को जिस क्षेत्र में वो प्रसार शिक्षण सिखाने जा रहा है या किसी योजना के बारे में बताने जा रहा है, तो उसे वहां पर आने जाने की सुविधा का भी ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ पर मुझे जाने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर किस किस तरीके के वाहन प्रयोग होते हैं, किस किस तरीके के संसाधन है, इसके बारे में भी प्रसार कार्यकर्ता को ज्ञान होना चाहिए, और इसी के आधार पर विधियों का चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि शिक्षण विधियों का सम्मिलित प्रयोग करना चाहिए। जो भी विधियां वो प्रयोग कर रहा है, मान लीजिए हम किसी महिला को पाक कला का ज्ञान दे रहे हैं कि खाना इस तरीके से बनाए, इस तरीके से बनाए, तो साथ ही साथ उसे हम ये भी सिखा सकते हैं कि आप यहाँ पर धन की बचत भी कर सकती हैं, इस तरीके का खाना बना के यहाँ पे धन की बचत कर सकती हैं, यहाँ पर अपनी ऊर्जा शक्ति की बचत कर सकती हैं। तो हमने क्या किया, एक मेथड का या 2 मेथड का या 3 मेथड का एक साथ में प्रयोग कर लिया। नेक्स्ट इसमें यह है कि ग्रामीणों का मानसिक एवं शैक्षिक स्तर। प्रसार कार्यकर्ता को विधियों का चुनाव करते समय यह भी देख लेना चाहिए कि वहां के जो लोग हैं, वहां की जो महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र की, उनका मानसिक स्तर या उनका शैक्षिक स्तर किस किस हिसाब से है। हम मेथड यूज कर रहे हैं पढ़ाने लिखाने वाला, और वहां के लोग अशिक्षित हैं, कुछ वहां के लोग सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो इसी तरीके से वहां की जनसंख्या को हमें पहले देख लेना चाहिए कि हम किस तरीके का मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें यह है कि सामाजिक स्तर। हमें ये भी देख लेना चाहिए, ये प्रसार कार्यकर्ता को ये भी देख लेना चाहिए कि महिलाओं का सामाजिक स्तर क्या है, क्या महिलाओं को समान रख करके वहां कार्य हो रहे हैं, क्या वहां पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं। तो हमें वो स्तर भी देख करके क्या करना है, प्रसार विधियों का हमें चुनाव करना है। नेक्स्ट है इसमें स्थानीय संसाधन। वहां पर जो संसाधन प्रयोग में लाए जा रहे हैं, वहां के जो स्थानीय संसाधन है हमारे आसपास जो उपलब्ध हैं, हमें उन्हीं को लेकर के कार्य करना है। हमारे पास जितना धन है हमें उसके हिसाब से कार्य करना है। तो जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं हमें उसी के अनुसार अपनी विधियों का चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें प्रसार कार्यकर्ता की निजी क्षमता। प्रसार कार्यकर्ता को यह भी देख लेना चाहिए कि मैं इस मेथड का प्रयोग कर रहा हूं, क्या मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं इस मेथड का यूज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या कब तक कर पाऊंगा, क्या इसमें कितना खर्चा होगा, कितना नहीं होगा, क्या मैं इसका मूल्यांकन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो उस तरीके के बारे में भी सोच करके या अपनी क्षमता के बारे में सोच करके प्रसार कार्यकर्ता को विधियों का चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें
सही विधि का चुनाव या उचित विधि का चुनाव करना चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता को ये देख लेना चाहिए कि मुझे अपनी योजना में ये जो विधि है ये सही रहेगी, तो उसे क्या करना चाहिए, सही विधि का चुनाव करना चाहिए अपनी योजना के अनुसार। नेक्स्ट है इसमें विधियों का संयोजन। एक विधि को, दो विधि को एक साथ मिला करके क्या करना चाहिए, हमें प्रयोग में लाना चाहिए। अपनी कार्य योजना को करते समय हम अगर एक मेथड का यूज कर रहे हैं और हमें जरूरत पड़ रही है कि हम दूसरे मेथड का भी यूज करें, तो हमें 2 या 3 विधियों का एक साथ प्रयोग कर लेना चाहिए। तो ये है प्रसार शिक्षण की विधियों का चुनाव, जिस आधार पर प्रसार कार्यकर्ता को इन आधारों पर क्या करना चाहिए, प्रसार शिक्षण विधियों का चुनाव करना चाहिए। अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी योजना लेकर के गया है तो उसे इन तरीकों के बारे में सोच लेना चाहिए, तब उन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हम इस पे ये पढ़ेंगे कि अभिप्रेरकों के प्रकार क्या हैं। अभिप्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है जन्मजात। जन्मजात अभिप्रेरक क्या होते हैं, इनका जो मोटिवेशन है हमें वो जन्म से ही मिला होता है। मान लीजिए हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, नींद लग रही है, तो किसी बाहर वाले को हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आपको नींद आ रही है, आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है। ये हमारी अपनी वो है, अंदर से शक्ति मिली हुई है हमें, या जन्म जाति हमें अभिप्रेरणा मिली हुई है कि हमें इस टाइम भूख लग रही है, इस टाइम हमें नींद आ रही है, तो हम उस टाइम सो जाते हैं या उस टाइम हम खाना खाते हैं। तो ये कैसे अभिप्रेरक होते हैं, जन्मजात होते हैं। इनमें समाज का या हमारा व्यक्तिगत कोई भी इंटरफियर नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट है इसमें उपार्जित। सबसे पहले हो गए जन्मजात। जन्मजात में क्या आते हैं, भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र त्यागना, इस तरीके के क्या होते हैं ये अभिप्रेरक, जन्मजात होते हैं। इनका हमारा इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर हमें उस टाइम भूख लग रही है, हमारे मन में आया या हमारी बॉडी की नीड हुई कि हमें भूख लग रही है, हमें खाना खाना है, तो हमें खाना ही खाना पड़ेगा। इस पे हमारा कोई अपना कंट्रोल नहीं होता है, ना ही वातावरण का कोई इस पे कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है इसमें उपार्जित। उपार्जित कौन कौन से होते हैं, उपार्जित होते हैं व्यक्तिगत, एक होता है सामाजिक। व्यक्तिगत में आता है स्वयं की आदतें। स्वयं की आदतें कौन कौन सी होती हैं, मान लीजिए कि मुझे 4 बजे चाय पीने की तलब लगती है, तो वो कहीं ना कहीं से 4 बजेंगे या 3 बजेंगे तो मुझे अंदर से ही मोटिवेट होने लगेगा कि मुझे इस टाइम चाय पीनी है। या कोई किसी को आदत होती है सुबह की चाय पीना, तो वो अंदर से ही मुझे लगने लगेगा कि हाँ मुझे सुबह चाय पीनी है, शाम को चाय पीनी है। तो वो मेरी क्या है, व्यक्तिगत मोटिवेशन है अंदर से। किसको लेकर के, मेरी जो आदतें मैंने बना रखी हैं खाने पीने को लेकर के या घूमने फिरने को लेकर के, तो मैं अंदर से ही उसके लिए मोटिवेट हूँ, उसमें बाहर का कोई भी इंटरफियर नहीं है। नेक्स्ट है इसमें दृष्टिकोण। नेक्स्ट है इसमें दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब है कि हमारा किसी को देखने का नजरिया, अंदर से देखने का नजरिया जो हमारा है वो अपना है, इसमें भी किसी का बाहर का कोई भी इंटरफियर नहीं है। हम किसी को नेगेटिव पॉइंट में देखते हैं, किसी को पॉजिटिव पॉइंट में देखते हैं, तो ये भी क्या होता है, हमारे अंदर से ही मोटिवेशन उठता है कि ये नेगेटिव पॉइंट है, ये इंसान अच्छा नहीं है, ये इंसान बुरा है। तो ये कैसे हो गए, हमारे व्यक्तिगत मोटिवेशन हो गए अंदर से। अगला है इसमें सामाजिक। समाज के अनुसार अभिप्रेरणा लेना। अब क्या है, कुछ समाज के व्यक्ति होते हैं जिनके अनुसार हम मोटिवेट होते हैं। अगर वो हमारे बारे में नेगेटिव बोलते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, अगर वो हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। तो समाज इसमें क्या निभाता है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है अभिप्रेरणा देने में। और नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट कुछ पॉइंट है इसमें अभिप्रेरणा के बारे में, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि अभिप्रेरणा की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रसार शिक्षण को सीखने में अभिप्रेरणा की क्या है, बहुत बड़ी भूमिका है। मतलब मोटिवेशन अंदर से होना बहुत जरूरी है। इसके 3 तत्व होते हैं। सबसे पहले होती है आवश्यकता। हमें मोटिवेट होने के लिए सबसे पहले हमारी क्या होनी है, हमें आवश्यकता होनी चाहिए कि हमें किस क्षेत्र में कार्य करना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोत्साहन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, और नेक्स्ट हमारे पास लक्ष्य होना चाहिए। तो अभिप्रेरणा की बहुत बड़ी भूमिका होती है प्रसार शिक्षण को सीखने में। अगर हम अंदर से मोटिवेट नहीं है तो हम किसी भी चीज को या किसी भी योजना को, किसी भी बात को हम ना समझ पाएंगे, ना ही हम सीख पाएंगे। नेक्स्ट है इसमें, जितनी प्रभावी विधि उतनी ही कार्यक्रम में सफलता। जिन विधियों का हम चुनाव कर रहे हैं, अगर वो विधि उतनी ही अच्छी है, वो मेथड जितना अच्छा है, उतना ही हमारा कार्यक्रम जल्दी ही सफल होगा और सफलतापूर्वक सफल हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें प्रसार शिक्षण की कार्यकुशलता।
प्रसारण शिक्षण की कार्यकुशलता प्रसार शिक्षण विधियों पर निर्भर करती है। प्रसार कार्यक्रम कितना सफल हो रहा है, वो कितनी कार्यकुशलता से हो रहा है, उसको जो निर्भर है वो किस पर है, प्रसार शिक्षण विधियों पर निर्भर है। प्रसार शिक्षण की जो कार्यकुशलता है वो प्रसार शिक्षण विधियों पर निर्भर है।